मित्रों, नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी खबरों और विश्लेषण के अपने दैनिक कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ। मित्रों, 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी तो बज ही चुकी है। एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच रस्साकसी शुरू हो चुकी है। सभी दलों ने अपना जो जो इंडिया अलायंस में है, इंडिया के जो अलग अलग दल हैं, उन्होंने अपने दलों को बोला है घोषणा पत्र तैयार करने के लिए। उनकी एक कमेटी है और इंडिया अलायंस की एक समन्वित कमेटी है जो घोषणा पत्र तैयार कर रही है। सब तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंडिया अलायंस में जहां कई दलों का गठबंधन है, वहां प्रत्याशी अपने प्रभाव क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बीजेपी के खिलाफ चूंकि एक कैंडिडेट जाना है, तो उसके लिए तमाम लोग हैं, लखनऊ, कानपुर, पटना और दूसरे तमाम जगह के इंडिया अलायंस के तमाम लोग वो रुख कर चुके हैं अपने समर्थकों के साथ दिल्ली। तो 24 अकबर रोड या दूसरा रामविलास पासवान का दफ्तर या जेडीयू का दफ्तर या तमाम दफ्तरों की ओर नेता और या होने संभावित प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ चुके हैं। विभिन्न शहरों से ये परिस्थिति है, भाई चलो मेरे साथ, चलो जरा मेरे लिए लॉबिंग करो, टिकट करो, ये व्यवस्था, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और झंडे और बैनरों की जो कंपनियां हैं जो बिजनेस करते हैं, वो बड़े सबसे जो है बेहतर वही होते हैं, क्योंकि वो भाजपा का झंडा बेचते हैं, बगल में ही कांग्रेस का झंडा भी रखते हैं। बगल में कांग्रेस का बिल्ला है तो उसके बगल में भाजपा का बिल्ला है। तो ये सबसे ज्यादा प्रेम भरे संत होते हैं जो व्यापार करते हैं चुनाव सामग्री का। तो झंडे बैनरों के और बैनरों के बिल्ले ये वो सब तैयारी शुरू हो गई है। चैनलों और अखबारों के दफ्तरों में एक अघोषित वार्निंग हम जैसे लोगों को मिल जाती है चुनाव के थोड़ा पहले, 2-3 महीने पहले, कि भाई आप समझ लो अभी चुनाव घोषित होंगे तो उसके बाद आपको छुट्टियां उट्टियां नहीं मिलेंगी, ये सब आप लोग समझ लीजिए। यह घोषित वार्निंग लागू हो चुकी है। तो सिर्फ झंडे बैनर के व्यापारी ही सक्रिय नहीं हुए, बल्कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के जो व्यापारी हैं और उनके तमाम दलाल जो पार्टियों से संपर्क करते हैं, वे सब भी सक्रिय हो चुके हैं। तो इस चुनाव के वातावरण में क्या क्या खबरें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनमें से मैं कुछ आपको बताऊं। सबसे पहली खबर अभी की थोड़ी देर पहले की है। पटना में इंडिया अलायंस के बल्कि संस्थापकों में एक नीतीश कुमार की पार्टी में थोड़ी हलचल मची हुई। जनता दल यूनाइटेड में चूंकि अब प्रसिद्ध चीफ मिनिस्टर हैं श्रीमान नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बनाया। अब ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी विचित्र बात है। ये दलों का कॉन्स्टिट्यूशन हमें लगता है हम जैसे लोगों को या और लोगों को एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा कि राष्ट्रीय दल सबसे महत्वपूर्ण होता है, राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब वो जब अपना इस्तीफा सौंपेगा तो किसको सौंपेगा? तो ललन सिंह ने फिर भी जाकर नीतीश कुमार को इस्तीफा सौंप दिया। इसके पीछे तो बहुत सारी गणित हैं, बहुत सारे अफवाहें हैं कि ललन सिंह का संपर्क लालू के उससे हो रहा था या उससे। लेकिन मुझे एक बात लगती है, अभी मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, अपने बहुत 9-10 साल की उम्र से चुनाव देख रहा हूँ कि जो जो नियमानुसार है चुनाव आयोग के कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसको प्रत्याशी को सिंबल देने का अधिकार होता है। अब अगर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है तो जनता दल यूनाइटेड की जितनी भी टिकटें होंगी वो तो ललन सिंह देंगे। वो डीएम को फैक्स करेंगे, फैक्स क्या, अब तो ये होने लगा है ईमेल कि साहब इस कैंडिडेट को आप टिकट दे दीजिए, मैंने उनको सिंबल दे दिया है, और सिंबल का लेटर दे देंगे। बी फॉर्म कई चीजें फॉर्मेलिटी होती। लेकिन अब चूंकि जनता दल यूनाइटेड के जो प्रमुख हैं, प्रथम व्यक्ति हैं, वो हैं नीतीश कुमार, तो शायद नीतीश कुमार
या उनके मध्य कुछ ऐसा होगा कि एक दो सीटों के लिए कुछ रस्साकसी हुई होगी, तो इसलिए उन्होंने लल्लन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया कि भाई आप ही डिसाइड करो, ये मेरी राय है, लेकिन सच कुछ और निकल के आ रहे हैं और वो शाम तक आएंगे और एक दो दिन में भी आएंगे, क्योंकि ये दो दोस्तों के बीच की बात है। मैं इंडिया अलायंस की जो तीसरी बैठक हुई थी बम्बई के हयात होटल में, तब मैं ललन सिंह के साथ था, काफ़ी देर तक था, मैंने उनके साथ चाय पी, हम ही दोनों खड़े खड़े बात हो रही थी। मैंने बोला यार आप बहुत चीखते चिल्लाते हैं संसद में। तब उन्होंने जो कहा था, उनकी भाषा तो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, उन्होंने कहा था इसको हटाना है, मतलब केंद्र सरकार के लिए, और उन्होंने बड़े काफ़ी लंबे वाक्यों में कहा था। तो मुझे मालूम है कि नीतीश कुमार का और ललन सिंह का उद्देश्य एक ही है, फिर भी चुनाव निकट है, चुनाव के समय ऐसी चीज़ें जो हैं गोदी मीडिया के लिए बड़ा, अरे ललन सिंह से बन नहीं रही है, वो ललन सिंह अमित शाह के पास मिले गए, वो ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी पे, ये सारी खबरें जो है चलाने के लिए गोदी मीडिया, तिहाड़ी, कश्यप, श्वेता और रूबिका अजिया, हम लोग की तो पत्रकारिता की अजिया हैं, वो दादी हैं, तो वो सब तैयार बैठी होंगी ललन सिंह का क्लू निकालने की, भाई ललन सिंह। खैर ये तो एक चुनाव की खबर है और चुनाव के समय ये सब होता है। और दूसरी खबर एक बहुत अच्छी है जो बस बिल्कुल थोड़े ही दिन के बाद आने वाली है, वो मैं इसके पहले थोड़ी सी बात बताऊं, इतना चुनाव का वातावरण बन रहा है, लेकिन इस चुनाव के वातावरण में एक चीज हुई कि कोरोना की एंट्री हो गई। अब कोरोना की एंट्री हुई, तमाम स्वास्थ्य विभाग के जो है निर्देश जारी होने लगे, कुछ जगह पाए भी गए, कोरोना के तमाम सारे मरीज पाए गए, ऐसा इन लोगों ने बोला है स्वास्थ्य विभाग ने, और साथ में डॉक्टरों से वक्तव्य दिलाया शायद कि ये खतरनाक है या नहीं, तो डॉक्टरों ने तो अपना बोला कि ये खतरनाक नहीं है, ये जो नया वेरिएंट है, मगर फिर भी हमें देखना पड़ेगा। अब अगर कोरोना का प्रभाव बढ़ता है तो जनवरी में दो घटनाएं एक साथ घटती हैं, दो राजनीतिक घटनाएं मित्रों। जनवरी में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है, जाहिर सी बात है। और और दूसरा क्या है कि राहुल गांधी की पद यात्रा है। हालांकि मैं राम को और राहुल को मैं एक साथ जोड़कर नहीं देख रहा हूँ, ऐसी मेरी कोई नियत नहीं है। राहुल महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और महात्मा गांधी के आदर्श राम थे। तो और तो का जो राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो 22 जनवरी, अगर कोरोना ने जोर पकड़ लिया, अच्छा है क्या कि नरेंद्र मोदी को हारती बाजी, अब 3 प्रांतों में तो जीत गए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अच्छी तरह पता है कि 10 लाख वोट कांग्रेस के ज्यादा हैं, तो हमारा पलड़ा पीछे रहेगा, और इन जो 3 प्रांतों में जीते हैं इनमें भाजपा केवल कम होनी है, केवल कम इसलिए होनी कि इन 3 प्रांतों में एक कांग्रेस के पास सीट है छिंदवाड़ा वाली मध्य प्रदेश से, और 2 सीटें हैं छत्तीसगढ़ से, मध्य राजस्थान में एक भी नहीं, तो इन 65 सीटों में सिर्फ 3 है कांग्रेस के पास। तो जाहिर सी बात है कि अगले 2024 के चुनाव में इन 3 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी को ही कम होना है, कांग्रेस और कितना कम होगी। तो इन तमाम चीजों के बीच में मोदी जी को आशा है कि शायद राम मंदिर हमारी जो गिरती शाख है उसको बचा ले और तीसरी बार हम हैट्रिक करें। लेकिन कोरोना अगर आ जाता है, अब देखिए वैसे नरेंद्र मोदी का तो एक चीज है, हम आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को जब बोल दिया गया था जनवरी में कि साहब ये कोरोना आने वाला, राहुल गांधी ने भी बोला था कि एक बीमारी है कोरोना जो आने वाली है, मगर नरेंद्र मोदी को उस समय क्या करना था, नरेंद्र मोदी को नमस्ते ट्रंप करवाना था अहमदाबाद में। उन्होंने बाहर वो लगा स्टेडियम ये वो, और अमेरिका से बहुत सारे उनके वो आए, सिक्योरिटी गार्ड आए, पता नहीं कौन कोरोना लाया कौन नहीं लाया, या आ भी चुका होगा उस समय, लेकिन प्रिकॉशन नहीं लिया क्योंकि नमस्ते ट्रंप कराना था। नमस्ते ट्रंप होने के बाद उन्होंने कोरोना का प्रिकॉशन लेना शुरू किया या लॉकडाउन की बात की, और जब राहुल गांधी ने कहा था उसके काफी पहले, मगर वो नहीं किया। तो अब 22 जनवरी तक तो
लॉकडाउन तो लगेगा नहीं, ये तो आप पक्का मान लीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का ये खेल है। नरेंद्र मोदी चाहे जो हो जाए, उनका अपना सपना, अपना खेल, अपनी महत्वाकांक्षा, अपना चुनाव, उस पर प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पेच फंस रहा कि 22 जनवरी को तो राम जन्मभूमि का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें तमाम भीड़ एकत्र होगी, और उसके अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये लॉकडाउन लगाएंगे और बढ़ गया अगर कोरोना तो। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी की पद यात्रा तो 22 जनवरी के पहले ही से शुरू हो रही है, दूसरे हफ्ते, जनवरी के दूसरे हफ्ते। तो यहाँ भी प्रॉब्लम है कि अब राहुल गांधी को रोक भी नहीं सकते हैं, वरना ये था कि कोरोना की खबरें और थोड़ी बढ़ाओ ताकि राहुल गांधी की पद यात्रा रोकी जा सके। लेकिन राहुल गांधी की पद यात्रा अगर रोकेंगे कोरोना के कारण, तो राम मंदिर का जो आखिरी आशा है कांग्रेस को भारत को हराने की और भाजपा के जीतने की, तो वो प्रभावित होगी। तो मित्रों, इस समय दोनों तरफ से तैयारी है। राम मंदिर की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से भाजपा कर रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की पद यात्रा के लिए भी कांग्रेस के साथ 27 दल मिलकर तैयारी कर रहे हैं तीनों प्रांतों। अरे एक चीज और भी है कि ये जो अदानी संसद पर हमला, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के इशू, पनौती, ये तमाम चीजों के दबाव में मोदी सरकार है, और वो इनके बीच में ही वो चाहती है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो ताकि ये तमाम मुद्दे डाइल्यूट हो जाएं। और नरेंद्र मोदी को भी पता है कि मेरे पास केवल 37% वोट है, 37% वोट है, और टेक्निकली जो इंडिया अलायंस है उसके पास 63% वोट है। तो सबसे बड़ा प्रेशर जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर ये है कि हमको 63% वोट को ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो उसको तोड़ने के लिए दो काम है, अगर कोरोना का वो नहीं बढ़ा तो ये बाकी दे ही रहे, वो तो अपना ईडी वीडी के देते रहते हैं सबको, सम्मन अरविंद केजरीवाल को दे दिया, अभी तेजस्वी को फिर भेज दिया, हेमंत सोरेन को, और पश्चिम बंगाल में सब जगह वो अब ईडी से लोगों ने डरना बंद कर दिया। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर जनवरी के महीने में कोरोना ने अगर अपनी पीक बढ़ाई तो क्या होगा, ये एक राजनीति का बड़ा प्रश्न है, जिसपे बहुत सारे लोगों को देखना होगा कि आगे क्या होता। बड़ी लोगों की जिज्ञासा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और राजनीति में, इसी राजनीति में ललन सिंह के बाद ये राम मंदिर और राहुल पद यात्रा के बाद तीसरी बड़ी खबर है जो मैं सोचता हूँ कि मुझे जरा इसको मैं थोड़ा डिटेल में कहूँ। अब कुश्ती संघ को भंग कर दिया नरेंद्र मोदी। ऐसे जैसे किसानों से बोला था, अरे लगता है मेरी तपस्या में कोई कमी आ गई। नौटंकी तो बहुत बड़ी करते हैं नरेंद्र मोदी का, सुना शुरू में नाटक में काम भी करते थे, हम उनके कला पक्ष को प्रणाम करते हैं। वैसे भी कहीं यूं 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 करती, कहीं मिमिक्री हमने देखी, इशारे कल्याण बनर्जी सांसद को तो जब जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की गई है ना। तो बहुत ज्यादा, एक अकेला सब पर भारी, ये क्या नौटंकी है ना, ये नाटक ही है ना, ये अभिनय ही है ना। तो जब आप करते हो तो दूसरे करते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम। खैर, अभी 9 लड़कियों ने बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई थी माननीय नरेंद्र मोदी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के, उनके खिलाफ में वातावरण बना। 9 लड़कियों ने बलात्कार की रिपोर्ट, बाप रे। यहाँ तो निर्भया के बाद जो कानून बना, वो बाय द वे, मैं वो जब कानून बन रहा था, सुशील कुमार शिंदे थे, वो कानून जब बन रहा था तो मैं उस परिवेश में ही था, और उसमें जानबूझ कर ऐसे कुछ चीजें बनाई गई थी कि अगर आप किसी महिला को ठीक से घूर दो तो भी आपके ऊपर केस है। तो यहाँ तो 9 लड़कियों पे बलात्कार हो गया, उन्होंने छेड़ा, शारीरिक यौन उत्पीड़न किया, एक तो नाबालिग की बातों का केस लग गया। मगर क्या मैनिपुलेट किया है, लड़की बचाओ, पढ़ाओ, और फिर क्या करो, फिर जो है ब्रजभूषण शरण सिंह अगर कुछ करते हैं तो उसमें भी ब्रजभूषण सिंह को बचाओ, नारा बदलते रहते हैं नरेंद्र मोदी। तो उन लड़कियों ने रिपोर्ट दिखाई
और मुकदमा हुआ, तो उसमें क्या है, जो सबसे बड़ी चीज है चुनाव के संदर्भ में, क्या चुनाव के संदर्भ में ये है कि जाट समुदाय जो है वो 5-6 जगह पर बड़ा प्रभावशाली है। जैसे अगर हम कहें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसमें ये चौधरी चरण सिंह रहे, जिसमें अजीत सिंह सांसद थे, जिसमें अभी जयंत चौधरी का क्षेत्र है, वो पूरा वहाँ जाट बाहुल्य है, और ये भी जाट हैं जयंत चौधरी। दूसरा, बिहार में जाट हैं, हरियाणा में तो जाट बहुत बाहुल्य संख्या हुई। ये लड़कियां भी जाट हैं, 9 की 9 लड़कियां जाट हैं, बाप रे, 9 की 9 लड़कियां जाट हैं। और अगर जाट लड़कियों के लिए हरियाणा के बुजुर्ग अगर उत्तेजित नहीं होंगे, वहां के युवकों का अगर भुजाएं नहीं फड़केंगी कि हमारी कन्याओं के साथ उत्तर प्रदेश के एक ठाकुर साहब ने बलात्कार कर दिया और बोल रहे हैं दबदबा है, दबदबा है। अरे यार, अभी हरियाणा के भी जाट हैं, उनके भी वहाँ के युवक हैं, उनके भी खून है, उनको भी पता है। वो आपसे ठाकुरों से नहीं टकराना चाहते हैं, लेकिन वो मुझे पता है कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह को छोड़ने वाले नहीं। राजस्थान में भी जाट हैं, और ये जो अपने जगदीप धनखड़ हैं जो उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी ये सह अभिनेता हैं। ये अगर अगर हीरो हैं नरेंद्र मोदी अभिनेता, तो ये सह अभिनेता हैं। ये भी बहुत बड़े, पता नहीं कहाँ कैसे इन्होंने, इनकी अगर व्यक्तित्व को देखो तो लगता ही नहीं है ये। मैं तो कई अखबारों में संपादक रहा हूँ, कसम से मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता। उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद है, लेकिन अभी मैं क्या बताऊं कि किस ढंग से इनका व्यक्तित्व है, कितना लिजलिजा, छोटा। हाँ, एक प्रधानमंत्री के आगे, अरे आपके आपके बच्चे देखते होंगे, आपके अगर अड़ोसी पड़ोसी क्या सोचते होंगे। आप किसी और पद, क्या पद है, राष्ट्रपति बनना है ना खाली, और काहे को आप नरेंद्र मोदी के आगे चरणों में झुके चले जाए। यही है ना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद कितना, अभी 2 ही साल तो हुए, अभी 3 साल और हैं, तो आपको दोबारा उपराष्ट्रपति बनना होगा, यही चक्कर होगा। अरे वो तो आप बन जाएंगे, मैंने सामने तो मत करिए ऐसे कि पूरे जाट समुदाय को आपने कुछ कर दिया। खैर, मैं लौटता हूँ जाट समुदाय को। ये जाट समुदाय राजस्थान में, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने पिछले लगभग 1 वर्ष से इस मुद्दे को धाप के रखा था, और ब्रजभूषण शरण सिंह को प्रश्रय दे के रखा था। बलात्कार के मामले में दिल्ली पुलिस भी रिपोर्ट लिखने के बाद उस पर जांच कर रही। वो भी रिपोर्ट कब लिखी, जब चंद्रचूड़ ने, सीजेआई ने बोला। तो इस ढंग से इनका बचाव किया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह का देखिए, वो जो बलात्कृत कन्याएं थी, वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बलात्कार किया है, इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, तो उनको घसीट के मोदी जी की पुलिस ले जाती है, और ब्रजभूषण शरण सिंह उसी दिन संसद के अंदर बैठा था जब उद्घाटन हो रहा। एक बलात्कारी अंदर बैठा, गुंडा अंदर बैठा, और गुंडे से पीड़ित हुई जो कन्याएं हैं, वो बेचारी घसीटी जा रही थी। नरेंद्र मोदी जी, आपने कुश्ती संघ को तो भंग कर दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने पंटर को बनाया, संजय सिंह, आपने भंग कर दिया। क्या हुआ, आप ब्रजभूषण शरण सिंह पर डायरेक्ट कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? दबदबा है, दबदबा है, दबदबा रहेगा। उनका लड़का पोस्टर लेके घूमता है, तो क्या मतलब वो कुश्ती संघ पे दबदबा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे दबदबा है, कि क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? अब आपने कुश्ती संघ भंग किया है ना, आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं भंग किया है। आपको अगर वास्तव में कोई कार्रवाई करनी है, तो सबसे पहले आप इनकी पार्थो की रिपोर्ट को फिर से संज्ञान में लाइए, उसकी जांच करा के सबसे पहले तो इन्हें जेल भेजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह। और चर्चा में है गोंडा के आसपास की 4-5 सीटें, मैं बहुत गया हूँ। तो वो आप क्या करेंगे? आप फिर टिकट देंगे, मुझे पता है। आपने आपने नूपुर शर्मा ने जब एक मुसलमानों के भगवान को गाली, मतलब को अपशब्द कहे थे, और OIS के और तमाम कंट्रीज ने आपके को खिलाफत की थी, और
उस समय वेंकैया नायडू दुबई में थे, दुबई की और उनका शाम को प्रोग्राम था, सम्मान था वेंकैया नायडू का। दुबई की राजकुमारी ने मना कर दिया, कैंसिल, हटाओ। जिस भारत में सत्ता दल की औरत हमारे भगवान को ये कही, उनको वेंकैया नायडू का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया दुबई में। तो उन्होंने वहां मोदी जी को फोन किया कि भाई ये क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई। तो आपने नूपुर शर्मा को हटाया, निकाला नहीं 6 साल के लिए। हो सकता है नूपुर शर्मा फिर चुनाव लड़े दिल्ली। 6 साल अभी अगर नहीं हुए, अगर हो गए हैं तो, लेकिन इनका क्या है, वो निलंबन वापस ले लेंगे। उसी तरह ब्रजभूषण शरण सिंह को तो कम से कम भाजपा से निकालो और बोलो कि हम टिकट नहीं देंगे आपको, खुलेआम आके बोलिए। टिकट आपको क्या करें, अभी तो आप बताएंगे, वक्त बताएगा। आप जाटों के आक्रोश को सह पाएंगे क्या? हरियाणा में आपका पलीता लग जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप वैसे भी गायब हैं, और पंजाब के जाट वो तो वैसे ही आपसे नाराज बैठे हैं। आप वहीं कह के आए थे ना, चन्नी को बोल देना कि मैं जिंदा लौट के चला गया, छेनू से कह देना कि श्याम आया था। एक डायलॉग है, फिल्म है कोई गुलजार की, तो उसका एक डायलॉग था, तो वो याद आ जाता मुझे अक्सर। तो मित्रों, ये ब्रजभूषण शरण सिंह को इन्हें टिकट से वंचित करना पड़ेगा, और वंचित करेंगे तो उसका कुछ प्रभाव होगा, वो चुनाव तो लड़ेंगे। या फिर ये भी होगा, देखिए ओ नरेंद्र मोदी जी, उसको उसको टिकट नहीं देंगे तो गुंडे के परिवार को देंगे, ये नया मैथमेटिक्स होगा। तो भाई उनके भाई बच्चे जिसको भी दें, मेरे ख्याल से ब्रजभूषण शरण सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी में से जुड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। सिर्फ कुश्ती संघ को भंग कर देने से ब्रजभूषण शरण सिंह के जितने भी पाप हैं वो खत्म नहीं होते हैं, वो धुलते नहीं हैं, और उनके ऊपर जो एफआईआर हुई थी, वे फिर से उनकी फाइलें खोलकर उसमें कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। खबरें तो चुनाव की बहुत सारी आ रही हैं। अभी एक खबर है और है, मैं जाते जाते बोल दूं ऐसे 2-4-6 लाइनों में, कि अभी एक सी वोटर का सर्वे है। सी वोटर का सर्वे क्या है कि वो पूरे के पूरे जो है, वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी, सी वोटर हैं ये जयंत देशमुख हैं, हमारे ही पेशे के आदमी रहे, मगर अभी धंधेबाज हो गए, बिजनेस करने लगे, वोटों का बिजनेस, वोटों के व्यापारी बने। अगर आपको ज़्यादा सर्वे ओपिनियन पोल में अपनी सीटें ज़्यादा दिखानी तो ज़्यादा पैसे दो। खाली जयंत देशमुख की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी ऐसे ही, सभी धंधेबाज हैं। सर्वेक्षणों के कुछ कानूनों पहले होने चाहिए कि अगर उनके खिलाफ एफआईआर की जाए तो उनको तुरंत उठा के जेल भेजो, क्योंकि ये खाली एक काम, ये जो बहुमत है उसको आप प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये प्रजातंत्र के साथ नाइंसाफी है और प्रजातंत्र के साथ खेल है, बेईमानी। तो चुनाव आयोग तो क्या संज्ञान लेगा, क्योंकि उन्होंने तो भाजपा को जिता दिया, और साथ में तुर्रा क्या देते हैं कि अभी अगर चुनाव हो जाए तो, अभी अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी सब जगह जीत जाएगी, 303 के ऊपर चली जाएगी। एक महीने बाद यही बोलेंगे अभी चुनाव हो जाए तो 350 मिले, फिर बोलेंगे चुनाव। ये नौटंकी, इन लोगों धंधेबाजों की नौटंकी है। ये पैसे कमाने के लिए आए, इनका किसी से कुछ मतलब नहीं है। अगर इनको ईडी की जांच हो, इनके घरों में जाए ना, तो इनकी सारी ब्लैक मनी पकड़ में आ जाए, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी आपको पैसा देंगे ना, भाजपा देगी ना पैसा, भाजपा क्या करे, आपको ब्लैक मनी देगी ना। कितनी देगी ये तो आप बताएंगे नहीं, फिर आप वो ब्लैक मनी कहाँ क्या करते हो। अगली सरकारें भी आएंगी, सी वोटर और वो संजय शर्मा और जाने कौन कौन है, CSDS वगैरह के, ये जो आप लोग करते हो ना नौटंकी, अंदाज लगा लेते हो घर में बैठ के, और पार्टी अध्यक्ष ने बोल दिया कि इतना पैसा आपको दिया, आप हमारा बहुमत को प्रभावित करने की कोशिश करो, ये सारे पाप हैं ये। तो ये ऐसे
ऐसे मंडीबाज, ऐसे मंडी के लोग, ऐसे बाजारू लोग फिर निकल के आए हैं, उनके दलाल सक्रिय हो गए हैं। मालूम है आपको? नहीं, भाजपा में बैठे हैं सर्वेक्षण कंपनियों के दलाल। कांग्रेस ये इंडिया अलायंस की बात भाग रहे हैं, भाई साहब हमें सर्वे दे दीजिए, आपको कितनी सीट दिलानी है, ये करना वो करना, इतना पैसा दीजिए, इतना नो, ये हमने हमने बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं। तो ये सी वोटर, ये जो दलालों की कंपनी है, राजनीतिक दलों के दलाल हैं। आप बोलते हो कि आज अगर चुनाव हो जाए तो, ऐसे ही दूसरे तमाम पत्रकार बोल रहे हैं, आज अगर चुनाव हो जाए तो इस सर्वेक्षण कंपनी के मालिक को जूतों से मारा है। क्यों आप भी कह लेते हो आज चुनाव हो तो ये हो? आपको कौन सा लाइसेंस मिल गया है? दूसरे भी बोलेंगे ना, आज अगर चुनाव हो जाए तो तेरे को जमीन पे गिरा गिरा के मारेंगे। सर मैं किसी पर्सनल के लिए नहीं बोल, तो ये झूठे मैन्युफैक्चर जो ये परिणाम दे के वातावरण बनाना भाजपा के पक्ष में। उत्तर प्रदेश में सब जीत रहे हैं, वहां अखिलेश यादव क्या वहां खेती करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हैं आप 70 के ऊपर वहां वो जिता रहे हो, अखिलेश यादव, कांग्रेस, संभावित मायावती, जयंत चौधरी, ये सब वहां राजनीति नहीं कर रहे हैं। खाली तेरे पैसे मिल गए तो तू बता रहा है कि 70-75 मिल रही थी। सत्ता है ना, तभी तक तो तुम्हारा ये झूठ और मक्कारी चल रही है ना। तुम हो तो एक साधारण इंसान ही ना। तो ध्यान रखना कि इसके बाद भी सरकारें आएंगी तो तब आपसे इन सारी चीजों का हिसाब पूछा जाएगा। ये तो कांग्रेस की गलतियां थी कि उन्होंने विनोद राय ऐसे लोगों को छोड़ दिया था कैग ने, जब उसने 2G 3G कोलगेट की गलत रिपोर्ट दी थी। तो मनमोहन सिंह 10 साल बैठे रहे, कोई भी कुछ नहीं बोला कि विनोद राय को बुला के कम से कम एक मुकदमा करो कि तूने ये क्यों गलत, माफी मांग ली उसने बस। आज क्या हुआ? ये सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं से इनको मैं ये कहना चाहता हूँ, विनोद राय ने जो मनमोहन सिंह के खिलाफ जो रिपोर्ट दी थी उस पर चुनाव के वक्त में, उसका संज्ञान होना चाहिए। किसी राज्य सरकारें मुकदमा करें, कांग्रेस की जहाँ राज्य सरकार। ये झूठे और मक्कार हैं जो ये सर्वेक्षण ओपिनियन दे रहे हो। कितने ओपिनियन दोगे तुम? 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख का एक है, हैं? ये कितनी बार कहा जाए प्रारंभिक बात को? हाँ, पैसा लेके ओपिनियन देते हो, खाली तेरी ओपिनियन महत्वपूर्ण है। तेरे वो लल्लू पंटर बेचारे बच्चे जिनको शोषण करते हो, पैसे तो ले लेते हो पार्टियों से और शोषण करते हो छोटे छोटे पत्रकारों को, तो वो भी तुम्हारे साथ क्या करते हैं हमने देखा है। वहीं बैठ के होटल में चाय पीते हैं और ऐसे भर के दे देते हैं तुमको। तो ये सब तुम गलत सलत, और जो तुम्हें पैसा दे देता उसके तो फिलहाल तुम जो है सी वोटर वाले जयंत देशमुख जी, आप आप जो भारतीय जनता पार्टी का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा नाजायज है। और ये कहना बंद कर दिए कि अभी चुनाव हो जाए तो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं अभी चुनाव हो जाए तो सर्वेक्षण कंपनियों के साथ क्या होगा, वो भी सोच के वक्तव्य देने लगे। तो मित्रों, ये थोड़ी 3-4 खबरें थी जो मैंने आपको बताई। और फिर मैं रणभेरी बज चुकी है, चुनाव शुरू हो चुका है, झंडे बैनरों की दुकानें सज चुकी हैं। तो कई फैक्ट्रियों में मैंने देखा, सूचना मिली मुझे बम्बई में भी कि बैनर छप रहे हैं, फ्लेक्स की कंपनियों में बैनर बन रहे हैं, झंडे बन रहे हैं, बिल्ले छप रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये चुनाव का एक बड़ा वातावरण तैयार है। हमें लगता है कि कोरोना से ये प्रभावित ना हो और ये ससम मतलब अच्छे ढंग से कुशलता से संपन्न हो जाए। और जो भी सरकार बननी हो, जैसा कि दिख रहा है वो सरकार बने। इंडिया अलायंस जो सर्वे सर्वे आ रहे हैं कि बावजूद सबके 3 प्रांतों के हारने के बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस जो है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में बहुत खूबसूरत सीटें, बहुत ज़्यादा सीटें लाने वाला है। और अगर इसमें मायावती आ जाती हैं तो ये जो CTP, KRL, BD ये सब हो ना, तुम ये सर्वेक्षण कंपनियों के दलाल, तो ये आ जाएंगी मायावती। अरे भाई, अभी सीट शेयरिंग हुई नहीं,
कानपुर में कौन लड़ेगा, कांग्रेस लड़ेगी कि सपा, ये तय नहीं है। और 13 जो है सर्वे हो गया कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें जीतेंगी। अभी अगर शाहरुख खान लड़ जाए लखनऊ से राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह लाख वोट पाना मुश्किल हो जाए, ये आपको पता है। अभिषेक बच्चन अगर इलाहाबाद से सपा से प्रत्याशी हुए तो क्या हो। तो ना तो अभी ये हुआ कि प्रत्याशी तय हुए, ना सीट शेयरिंग तय हुए, तुम्हारा नोट पानी का खेल शुरू हो गया। पैसा इकट्ठा करो, घर भरो, ब्लैक मनी कहाँ इकट्ठा करते हो, जरा ये भी सर्वे में बता दिया करो, कहाँ से कितना पैसा मिला है बताओ ना, क्या छुपाना क्या है। हम लोग को जो तनख्वाहें मिलती थी, इनकम टैक्स में जाता था ना, तो बताओ ना तुम्हें कितना पैसा मिलता है। पत्रकारिता का हिस्सा बनते घूमते हो ना, तो बता ना तू कितना कितना लेता पैसा किस पार्टी से, और आगे बढ़ाने का कितना दलाली लेते। दोस्तों, ये सर्वे कंपनियां भी उसी धंधे में व्यस्त हैं। कोरोना ना आए, चुनाव सुसंपन्न अच्छे तरीके से हो जाए, ऐसी आशा करता हूँ। अभिलाष अवस्थी का। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।